मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए लाइट का एक सेगमेंट पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। पिछले काफी दिनों से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था बिजी होने के कारण, लेकिन आज फिर से मैं स्टार्ट किया हूं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे दर्पण। प्रतिबिंब तक हम लोग पढ़ लिए थे बिहार बोर्ड में 10th वाला में, अभी हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, राइट? ठीक है, तो दर्पण क्या है? वैसी चिकनी एवं चमकीली परावर्तक सतह जो प्रकाश के किरणों को परावर्तित करती है उसे दर्पण कहा जाता है। यस, तो इसका परिभाषा होता है वैसी चिकनी एवं चमकीली परावर्तक सतह जो प्रकाश के किरणों को पूर्णतः परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। यस, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्पण में क्या क्या होता है इसको समझना है। दर्पण में 3 लेयर होगा। ये पहला लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ और ये तीसरा लेयर हुआ। इधर से हम लोग देखते हैं, राइट? जिधर देखते हैं, जिधर से, वो पहला जो लेयर होता है, ये वाला लेयर, वो ग्लास रहता है, यानी शीशा रहता है। यस, यानी ये कांच का स्लैब रहता है, शीशा रहता है, राइट? सेकेंड वाला जो होता है, ये उसके पीछे, शीशा के पीछे होता है सिल्वर, यानी चांदी का परत, चांदी का परत। अब ये चांदी का परत ही क्यों लिया जाता है? वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि चांदी जो है वो क्या है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। चांदी सबसे ज्यादातर लाइट को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यहां सेकेंड में चांदी, और फिर थर्ड जो लेयर होगा उस लेयर में रेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है। आप जब भी आईना देखे होंगे, अपना मिरर देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि शुरू में ग्लास रहता है, राइट? ठीक है, उसके पीछे क्या रहेगा? सिल्वर रहेगा, चमकीला वाला। अगर केवल ग्लास रहेगा, केवल शीशा रहेगा, तब तो आर पार दिख जाएगा। तो आर पार दिख जाएगा तो प्रकाश के किरणों को वो परावर्तित नहीं करेगा, वो तो किरण पार कर जाएगा उससे। तो इसलिए पहले शीशा, शीशा के पीछे चांदी का परत यानी चांदी का लेप लगाया जाता है, और चांदी के लेप के पीछे भी आपको रेड ऑक्साइड का लेप यानी पेंट किया जाता है। ये हमारा क्या है, दर्पण में इस तरह से बनावट होती है। यस, ठीक है। यहां पर एक नोट करने वाली बात है, चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। अब देखिए, दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होंगे। मिरर, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को बोला जाता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, राइट। दर्पण कितने तरह के होते हैं? दर्पण 2 तरह के होते हैं।
पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। यस, गोलीय दर्पण भी दो तरह के होते हैं। आपने नाम सुना होगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, बार बार हो जा रहा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोला जाता है कॉनकेव मिरर, इंग्लिश याद रखेंगे, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, राइट। यानी दर्पण दो तरह के होंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यस, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस स्लाइड को उतार लें, फिर हम लोग समतल दर्पण पढ़ेंगे। उतार लें। ओके, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल यानी चिकना हो, राइट, सीधा हो। समतल परावर्तक सतह अगर है तो उस दर्पण को हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण। यानी वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं, राइट। वैसा दर्पण, थोड़ा सा आवाज हो रहा है, बगल वाले मकान में काम लगा हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्शन का, इस वजह से आवाज हो रहा है, ठक ठक। आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा, थोड़ा फोकस करके काम कीजिएगा। इसी बाधा के कारण आपका क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। लेकिन लगातार अभी काम चल ही रहा है, कितना दिन हम इंतजार करें, इसलिए हमने सोचा कि इस आवाज में भी हम आपका क्या करें, पढ़ाई जारी रखें। यस, तो कॉन्सेंट्रेट यहां करेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर इस तरह का होता है। इधर से हम लोग देखते हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल सिल्वर को बताता है, यानी इधर से बंद है। हम देख किधर से रहे हैं? इधर से रहे हैं, राइट, ठीक है। ये समतल दर्पण है। अब ध्यान देंगे आप, समतल दर्पण में कैसे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस चीज को हमको क्या करना है, समझना है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक हमारा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। ध्यान दीजिएगा कैसे, दो तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। एक है मेथड 1, पहला विधि। मेथड 1 में क्या है, देखिए ये समतल दर्पण है। यस, यहां कोई वस्तु है, ओ ए क्या है? वस्तु है। ध्यान से समझेंगे, यहां पर वस्तु खड़ी है, एकदम इसके सीधा खड़ी है वस्तु, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, एक किरण जो है वो ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा, तो ये जानते हैं 90 डिग्री नॉर्मल का काम किया, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। तो आपतन कोण हुआ, तो आप नियम जानते हैं कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, तो ये किरण ऐसे चला जाएगा, राइट, ठीक। तो ये क्या हो गया? हमारा आर हो गया। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। और दूसरा किरण ये सीधे जाएगा, तो ये टकरा के जब 90 डिग्री पर टकराता है तो उसी पथ पर वापस लौट आता है। यस, आपको मैंने प्रकाश के परावर्तन में बताया था कि जब मिरर पर या किसी सरफेस पर ये जो है रे है ऐसे गिरता है 90 डिग्री पर, तो इसी पथ पर क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। और प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 परावर्तित या 2 अपवर्तित किरणों का कटना जरूरी है। जहां 2 परावर्तित
या दो अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटते हैं या काटते हुए प्रतीत होते हैं, वही किसी वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक परावर्तित किरण ये है, क्योंकि ये तो आपतित किरण हुआ ना, ये वाला आपतित किरण है, टकरा के वापस गया, उसको परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये आपका परावर्तित किरण है, और इसमें ये आपतित है तो टकरा के वापस गया, तो ये परावर्तित किरण है। अब देखिए आप इस चीज को कि इस इधर परावर्तित किरण इस दिशा में जा रहा है और इधर परावर्तित किरण इस दिशा में जा रहा है, तो ये कभी आपस में मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों फैल रहा है यहां पर। यस, ठीक है। तो प्रकाश का एक नियम है, प्रकाश में एक रूल है कि आप लाइट को, रे को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इमेज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आइए देखते हैं क्या हुआ। अब ये रे इधर जा रहा है किरण, और ये किरण जा रहा है इधर, तो क्या होगा, इसको इधर पीछे बढ़ाया जा सकता है। ये मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया, यस, और इसको भी पीछे बढ़ाया जा सकता है, तो मैंने इसको पीछे बढ़ाया, और ये कटा कहां पर, यहां पर जाके कटा, तो ये यहां पर इस वस्तु का यहां पर क्या बना, प्रतिबिंब बना, यानी इसको आई यानी इमेज बोलेंगे। यस, ये प्रतिबिंब बना। क्लियर है, ठीक है। अब आप इसमें खास चीज आप देखिए, अगर कहेगा कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो ये रे डायग्राम आप कर दे देंगे। अब यहां पर है कि जितनी ऊंचाई इसकी है उतना ही ऊंचाई इसकी है। यस, यानी अगर ये 2 मीटर का है, वस्तु कितना मीटर का है, 2 मीटर का है, तो प्रतिबिंब भी 2 ही मीटर का बनेगा। यानी यहां से एक नई बात आ गई कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। किसके केस में, समतल दर्पण के केस में। यस, अगर ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। दूसरा चीज देखिए, ये दर्पण है और ये वस्तु है, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी, अगर ये बीच की दूरी अगर मान लिया जाए 10 मीटर है, तो यहां से भी यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। अब यहां ये बात पता चला कि दर्पण से वस्तु की दूरी जितनी होती है उतनी ही दूरी दर्पण से क्या होती है, प्रतिबिंब की होती है। यस, ठीक है। तो इस आधार पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज है इसके प्रतिबिंब का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमने मेथड 1 लिया, इस तरीके से बना सकते हैं। अब मेथड 2 क्या है, इसको देखिए। दूसरा मेथड क्या है, देखिए, ये हमारा समतल दर्पण है। मान लिया जाए ये हमारा ये वस्तु है, ये O, ये हमारा क्या हुआ, वस्तु है, राइट। यहां ये हमारा क्या है, वस्तु, और ये हमारा प्रतिबिंब। इस रे डायग्राम का अच्छा से प्रैक्टिस आप सब लोग कर लेंगे। अब देखिए वस्तु है तो किस तरीके से बनता है, इसको देखिए। एक किरण ऐसे गया तो ये ऐसे वापस आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अभिलंब है, तो कोण I बराबर कोण R से ऐसे हो जाएगा, राइट, ठीक है। दूसरा में एक रे ऐसे जाएगी आपतित किरण, तो ये परावर्तित होके ऐसे गुजर जाएगी, लौट जाएगी, और यहां पर ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण हुआ। अब यहां भी आप देख रहे हैं कि ये इधर आ रहा है और ये इधर, ये परावर्तित किरण इधर जा रही है और ये परावर्तित किरण इधर जा रही है, और प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहां पर दो परावर्तित किरण एक दूसरे को काटेगा, यस, या काटता हुआ प्रतीत होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये मिलेगा नहीं तो इसको मिलाना पड़ेगा। ये पीछे इधर बढ़ाएंगे इसको, और इसको पीछे इधर बढ़ाएंगे, ये यहां जाके क्या किया, मिला, और यही वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। यस, दोनों में जो आपको इजी रे डायग्राम लगे बनाना, वो आप इसको बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चूंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण के लिए क्या है, रे डायग्राम बनाइए। यस, अब यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, एक चीज तो मैंने बताया आपको कि जितना प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी उतना ही बिंब की ऊंचाई होगी, या जितना दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी होगी उतना ही यह दूरी होगा, ठीक। एक और चीज आप देख रहे हैं कि यहां एक्चुअल में कट नहीं रहा है, देख रहे हैं, अगर एक्चुअल में कटता तो दोनों एक साथ कट जाता इस तरह से, लेकिन ये तो फैल जा रहा है, तो पीछे काटा जा रहा है, यानी कटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जब कटता हुआ प्रतीत होगा, जब वास्तव में नहीं कटेगा, वास्तव में जब कटेगा तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन जब वास्तव में नहीं कटेगा, उसको कटता हुआ मालूम चलेगा, तो उसको बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। तो मुझे बताइए कि यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है,
तो यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आपका आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। यस और नो? तो इसके आधार पर हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति को पढ़ेंगे। पूछता है ये, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसकी प्रकृति क्या है। तो पहला प्रकृति क्या हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है कौन सा, काल्पनिक। यस, ठीक है। तो पहला होगा प्रतिबिंब काल्पनिक यानी वर्चुअल बनता है, पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा गुण क्या है इसका, प्रकृति, कि जब वास्तविक होता है तो उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका मतलब जब ये काल्पनिक बना तो प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब सीधा यानी इरेक्ट बनता है, दूसरा गुण हो गया प्रकृति। तीसरा प्रकृति, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु या बिंब की ऊंचाई, वस्तु को ही बिंब भी बोला जाता है, यानी कहीं बिंब रहेगा कहीं वस्तु रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों सेम चीज होता है। तो आपने क्या देखा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब या वस्तु की ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु या ब्रैकेट में बिंब लिख सकते हैं। प्रतिबिंब और बिंब मिलता जुलता लगता है, अच्छा लगता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई के बराबर होता है, ऊंचाई के क्या होता है, बराबर होता है। यस। चौथा गुण देखिए, चौथा गुण क्या है। तो चौथा गुण आप देख रहे हैं कि दर्पण से वस्तु की दूरी अगर 10 मीटर है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी 10 मीटर है। यानी हम लिख सकते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु या बिंब की दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। यस। पांचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समतल दर्पण में देखेंगे कि किसी वस्तु का अगर ये हेड है, हेड माने सिर है, तो इधर भी ये ऊपर सिर होगा और इधर पैर है तो इधर भी पैर होगा। इसका मतलब वस्तु की बात करेंगे और प्रतिबिंब की बात करेंगे तो जो प्रतिबिंब का क्या होगा, हेड होगा, वो वस्तु के हेड के क्या होगा, बराबर होगा। यस। यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब और बिंब दोनों सीधा होगा, किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं होता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहां पर प्रतिबिंब का जो राइट होता है वो बिंब का क्या होता है, लेफ्ट होता है। यस। यानी जब आईना में आप जाएंगे, जब मिरर के सामने जाएंगे, आप जो चेहरा देखते हैं जिस दर्पण में, वही दर्पण कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो उस समतल दर्पण में जब आप देखेंगे आईना में, तो आप चूंकि वहां पर बिंब है यानी वस्तु है और सामने क्या है, दर्पण लगा हुआ है, तो आप अपने राइट हैंड को उठाएंगे। ये आपके लिए कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। यस, ठीक है। तो वहां जो इमेज बनेगा तो वो भी हाथ उठाएगा कि नहीं उठाएगा, तो वो भी हाथ उठाएगा, लेकिन वो हाथ उसके लिए क्या होगा, लेफ्ट होगा। यानी वस्तु का राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट और वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट, ऊपर नीचे सेम रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं है। लेकिन वस्तु का राइट प्रतिबिंब का लेफ्ट और वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब का राइट, और इस घटना को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन या लेटरल इन्वर्सन। यस और नो। तो ध्यान दीजिएगा,
प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तित लेटरली, पार्श्व विपरिवर्तित को अंग्रेजी में लेटरली इन्वर्टेड बनती है। यस, इसके बारे में अभी पढ़ाता हूं आपको, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए पार्श्व विपरिवर्तन क्या है। प्रतिबिंब का जो लेफ्ट होगा वो बिंब का क्या होगा, राइट होगा, और प्रतिबिंब का जो राइट होगा वो बिंब का लेफ्ट होगा, और इसी को बोलते हैं पार्श्व विपरिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब का जो लेफ्ट होगा, लेफ्ट माने बायां, वो बिंब का क्या होगा, राइट, राइट माने दायां। यस, और इसका जो राइट होगा, दायां होगा, वो इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन। राइट, जैसे सिंपल बात करें, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, केवल क्या चेंज होगा, दायां और बायां यानी लेफ्ट और राइट चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए वस्तु जो है वो वस्तु ऐसे है, पी है, क्लियर है, वस्तु पी के रूप में है, तो ऊपर नीचे सेम रहेगा, लेकिन इधर देखिए निकला हुआ किधर है, राइट में है, तो प्रतिबिंब जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। यस, वस्तु में अगर ये के है, देखिए के इधर निकला हुआ है इस तरफ, तो यहां के क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यस, वस्तु में एल ऐसे है, इधर निकला हुआ है राइट में, तो ये हो जाएगा किधर, लेफ्ट में हो जाएगा। ये निकला हुआ नीचे है तो नीचे ही रहेगा, नीचे ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन राइट बन जाएगा लेफ्ट में और लेफ्ट बन जाएगा राइट में। ये सुनो, आपने कई बार एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है। वो इसलिए लिखा हुआ रहता है क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से कोई एम्बुलेंस अगर आ रही है जिसमें कोई पेशेंट है, तो सपोज दैट अगर उसको नॉर्मल लिखा रहता है एम्बुलेंस, तो आपको हो सकता था स्पेलिंग पढ़ने में दिक्कत हो, जिसके कारण आप भी एक्सीडेंट कर सकते हैं। लेकिन वो जानबूझ के उल्टा इसलिए लिखा रहता है क्योंकि आपके स्क्रीन पर, आपके मिरर, आपके दर्पण पर वो क्या दिखाई दे, सीधा दिखाई दे, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी उसको पढ़ पाए और जल्दी से आप एम्बुलेंस का रास्ता छोड़ के उसको आगे जाने दें। यस, ठीक है, देखिए आप, जैसे एम्बुलेंस, वस्तु में एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ है, एम्बुलेंस, तो यहां कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए ये लेफ्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, राइट में आ जाएगा। यस, तो हो जाएगा ए, ये एम ऐसे रहेगा, बी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यू का कुछ नहीं, यू ऐसे होगा, एल ऐसे होगा, फिर ए इसी तरीके से होगा, एन में इस तरीके से हो जाएगा, एन ऐसे हो जाएगा, एन, सी इस तरीके से, देखिए सी उधर है तो ये इधर हो जाएगा और ई इधर हो जाएगा। यस, इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखा रहेगा, तो फट से आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, और इसी को बोला जाता है लेटरल इन्वर्सन। कुछ ऐसे भी अंग्रेजी के लेटर है जिसका लेटरल इन्वर्सन नहीं हो सकता है, जैसे ए है तो ए प्रतिबिंब रहे चाहे बिंब रहे, ए उसी तरह से दिखाई देगा। जैसा एम उसी तरीके से दिखाई देगा, एक्स उसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है, अब यहां कुछ नोट करने वाली बात है जिसको ध्यान से समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला नोट में पॉइंट है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आगे पढ़ेंगे हम लोग, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, अनंत होती, अनंत यानी इनफाइनाइट होती। यस, तो एक रिलेशन है, वक्रता त्रिज्या को आर लिखा जाता है, आर बराबर 2 गुना एफ होता है, आर बराबर 2 गुना एफ, ये फॉर्मूला होता है।
जहां आर है वक्रता त्रिज्या और एफ जो होता है फोकस दूरी है। तो जब ये अनंत होगा तो ये भी जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, अनंत होगा। यानी एक बात और याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको फोकल लेंथ। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये भी अनंत यानी इन्फिनाइट होती है। ऐसा क्यों होता है पढ़ेंगे जब गोलीय दर्पण तो समझ में आएगा, लेकिन अभी आप जान लें कि अगर पूछ दे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत क्यों होती है, तो आप ये बोलेंगे कि समतल दर्पण को अगर हम एक ऐसे गोलीय दर्पण का टुकड़ा माने, एक ऐसे गोलीय दर्पण का टुकड़ा माने जिसकी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या अनंत हो, इसी के कारण समतल दर्पण का भी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत होता है। यस और नो? ठीक है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम यहां समझते हैं। समतल दर्पण में दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, अंग्रेजी में बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। समतल दर्पण में दर्पण सूत्र क्या होता है, लागू होता है। जनरली दर्पण सूत्र गोलीय दर्पण में लागू होता है, लेकिन अगर पूछे आपसे जोर डाल के कि क्या समतल दर्पण में भी ये दर्पण सूत्र लागू होता है, तो आपका जवाब होगा यस, हां, समतल दर्पण में भी दर्पण सूत्र लागू होता है। अब ये दर्पण सूत्र क्या है, तो आइए देखते हैं। दर्पण सूत्र को मिरर फॉर्मूला बोलेंगे। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये होता है दर्पण सूत्र। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां v जो है वो है प्रतिबिंब की दूरी, u है बिंब यानी वस्तु की दूरी, और f है फोकस दूरी। क्लियर है? तो दर्पण सूत्र हमारा क्या हुआ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमें यह बताना है कि दर्पण सूत्र कैसे समतल दर्पण पर लागू होता है। अब देखिए, आपको जैसा कि बताया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो अगर हम इसमें लागू करते हैं तो, और एक चीज समझिए, यहां फोकस प्रतिबिंब की दूरी का क्या मतलब हुआ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और बिंब की दूरी का मतलब है दर्पण से बिंब की दूरी, यानी जब भी दूरी नापी जाएगी तो दर्पण से मापी जाएगी। यस और नो? ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में फोकस दूरी हमारा अनंत होता है। यह अनंत का साइन है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ अनंत हो जाएगा। f के जगह क्या डाल दीजिएगा, अनंत, और 1/ अनंत का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस, तो क्या होगा यहां 1/v प्लस 1/u बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 1/v, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/u। यस, ठीक है। अब उलट दीजिए आप इसको, तो v बराबर v/1 बराबर -u/1, 1 चला गया तो क्या हो जाएगा v बराबर -u। यस, अब v किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, और u किसकी दूरी है, बिंब की दूरी। तो मैंने यहां आपको पहले ही समतल दर्पण में पढ़ा चुका हूं कि प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के बराबर होता है। यहां क्या देख रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर है किसके, बिंब की दूरी के। मैं पढ़ा चुका हूं
कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होता है, तो यहां यह साबित हो गया। और ये माइनस साइन इस बात को बतलाता है कि दोनों की दिशाएं दर्पण से अपोजिट दिशा में है, यानी एक तरफ क्या है वस्तु है तो दूसरे तरफ दर्पण के उस पार क्या है आपका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए यहां साइन माइनस आया है। और माइनस का कोई विशेष मीनिंग नहीं है, असली चीज यह है कि प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी के क्या होता है बराबर होता है, और इसी वजह से दर्पण सूत्र समतल दर्पण में क्या होता है लागू होता है। इसको नोट डाउन करो। अब देखिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। मान लिया जाए दो दर्पण है, समतल दर्पण है, समझिए यहां पर एक समतल दर्पण ये है और दूसरा समतल दर्पण ये है। इस समतल दर्पण को 1 माने और इस समतल दर्पण को 2 माने, यानी ये दर्पण 1 है और ये दर्पण 2 है। यस, अब यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां भी बनेगा, इस दर्पण में भी बनेगा, और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण में भी बनेगा। यस, तो कितने प्रतिबिंबों की संख्या टोटल बनेगी इस वस्तु का, वो कैलकुलेट हमको करना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको ये जानना होगा कि ये दोनों दर्पण निश्चित तौर पर एक दूसरे के साथ किसी कोण के साथ होंगे, किसी कोण के द्वारा बनाए गए होंगे, यानी इस पर क्या बना होगा, कोण बना होगा इन दोनों दर्पण के बीच। इस कोण को हम क्या मान ले, थीटा मान ले, यानी थीटा क्या है, दोनों दर्पण के बीच बना हुआ कोण। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो। और यहां पर वस्तु रखा हुआ है तो इस दोनों दर्पण में इस वस्तु का कितना प्रतिबिंब होगा ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 360 में जितना भी ये डिग्री एंगल दिया हुआ है उससे आप भाग दे देंगे थीटा से। यस, अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है दोनों दर्पण तो 60 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। यस, अगर ये 72 दिया है तो 5 आ जाएगा, अगर 90 दिया है तो 4 आ जाएगा, अगर 120 दिया है तो 3 आ जाएगा, जो भी एंगल बनाएगा। यस, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, 360 में थीटा से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कोई ना कोई संख्या आएगा, उस संख्या को हमने संकेत में n ले लिया, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यस, कोई संख्या आएगा, और ये संख्या जो है वो या तो सम आएगा या विषम आएगा, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या आ गया। अब इसमें दो केस है, ये संख्या सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ठीक, इसको ध्यान से समझिए, ये संख्या हमारा या तो सम आएगा या विषम, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, कोई भी आ सकता है। अब देखिए एक बात तो समझ में आ गया कि सबसे पहले उसको भाग दे देते हैं। अब यहां पर एक और केस आपको देखना है, ध्यान दीजिएगा। वस्तु दो तरीके से इनके बीच रखा जा सकता है। ये दर्पण 1 है आपका और ये दर्पण 2 है। ये बीच का एंगल थीटा है। यस, अब यदि इस एंगल को बीच से आधा आधा काटे, एग्जैक्ट हाफ करें, यानी कोण समद्विभाजक डालें, और अगर वस्तु इस पर रखा हुआ है, यानी इसके कोण समद्विभाजक पर रखा हुआ है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री के एकदम बीच रखा हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है, वस्तु बीच में रखा हुआ है, यानी अगर इसको हम θ1 माने और ये θ2 माने तो इसको कब θ1 बराबर θ2, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एकदम बीच में हो, यानी ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री और इसके ये टोटल 60 तो ये 30 और ये 30 और ये बीच में हो। यस, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सममित, यानी अंग्रेजी में सिमेट्रिकल बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये
दर्पण 1 है और ये दर्पण 2 है। जाहिर सी बात है दोनों के बीच एक कोण होगा जिसको हम थीटा माने, राइट। लेकिन ये जो वस्तु रखा हुआ है वो आपको एग्जैक्ट बीच में नहीं रखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है, यानी वस्तु हमारा यहां पर रखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे तो ये थीटा 1 और थीटा 2 आएगा, लेकिन यहां थीटा 1 थीटा 2 के बराबर नहीं है। ठेठ में आप समझिए कि यहां पर सममित का मतलब क्या है, एकदम बीच में है, और यहां पर बीच में नहीं है, इधर उधर रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं असममित। यानी अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। मतलब समझ में आ रहा है, बीच वाला एकदम सिमेट्रिकल हुआ और साइड में इधर उधर रखा हुआ तो क्या हुआ, असममित हुआ। अब यहां पर आपको 3 चीज का ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है कि ये सम है कि विषम है, और दूसरा ध्यान देना है कि ये सममित है कि असममित है। तो अलग अलग केस आएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, पहला केस, केस 1। केस 1 में यदि 360 में आपने थीटा से डिवाइड किया और ये n जो आया वो अगर सम हो, क्या हो, सम हो, राइट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 केस होंगे। ये ठीक है कि मान लिया ये 60 डिग्री है तो 60 से भाग दीजिएगा तो 6 आएगा, तो 6 तो सम हुआ। लेकिन यहां 2 कंडीशन है कि सम है लेकिन वस्तु को बीच में भी रखा जा सकता है और साइड में भी रखा जा सकता है, 2 कंडीशन है। तो अगर ये सममित है, सममित है तो प्रतिबिंब की संख्या जो होगी, प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो होगी n-1। ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर 360 में थीटा से भाग देने पर जो संख्या आया वो सम संख्या हो, राइट, और वस्तु को बीच में रखा हो तो कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, जो n आएगा उसमें से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, यस। लेकिन अगर यहां पर क्या हो, असममित हो, असममित मतलब एसिमेट्रिकल हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या तब भी उतना ही होगा। तब प्रतिबिंबों की संख्या वो भी होगी n-1, राइट। यानी कुल मिला के आप समझिए कि अगर n बराबर सम हो तो चाहे कहीं पर भी वस्तु रखा हो, सममित हो या असममित हो, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा, n-1 होगा, राइट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूं। मान लिया जाए ये 2 दर्पण है, इसके बीच का कोण 60 डिग्री, राइट। तो सबसे पहले आप 360 में 60 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 क्या हुआ, हमारा सम हो गया, राइट, ठीक है। तो यदि सममित है तब भी प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, बोलिए, प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो n-1, तो n के जगह 6-1 यानी आंसर क्या हुआ, 5। यानी कुल प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और यदि असममित है यानी एसिमेट्रिकल है तब भी प्रतिबिंबों की संख्या 6-1 यानी 5 होगा। यानी यदि ये सम है तो टेंशन लेना नहीं है, सीधे जितना आया उसमें से एक क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि सममित है कि असममित है, क्योंकि दोनों पर एक ही फॉर्मूला क्या होता है, लागू होता है। लेकिन केस 2 में देखिए, हो सकता है कि ये क्या हो, विषम हो जाए। यदि 360 में थीटा से भाग दें तो ये जो n आए वो क्या हो जाए, विषम हो जाए, हो सकता है। तो केस 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये विषम हो जाएगा तो अगर सममित होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो n-1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये असममित हो जाएगी, यानी वस्तु असममित रखा हुआ है, इधर उधर रखा हुआ है, तब प्रतिबिंबों की संख्या
उतना ही रह जाएगा, n, एक घटाएंगे नहीं। यस, यानी आपको एग्जाम्पल देके समझाते हैं, ध्यान दीजिए। ये वाला समझ में आ गया? ये वाला में तो या तो वस्तु ये 60 डिग्री है तो वस्तु को यहां रखिए चाहे यहां रखिए। यहां रखे हुए हैं तो क्या हुआ, सममित, और यहां रखे होते असममित। लेकिन दोनों केस में चाहे यहां रखिए चाहे यहां रखिए, दोनों केस में प्रतिबिंबों की संख्या 5-5 ही बनेगी, क्योंकि दोनों केस में n-1 हो जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा चेंजिंग होगा, ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि ये मिरर 1 है, मिरर 2 है, और इसके बीच का कोण 72 डिग्री है। यस, ठीक। तो अगर 72 डिग्री है तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 360 में किससे भाग देंगे, 72 से। तो क्या आया, 5 आया। 5 सम है कि विषम है, तो 5 क्या है, विषम है, राइट। तो विषम हो गया। अब हमको यह देखना है कि इसमें वस्तु सममित में है कि असममित में है। अगर वस्तु एग्जैक्ट बीच में रखा हुआ है तो प्रतिबिंबों की संख्या जो हो जाएगी, यहां प्र लिख दिए, प्रतिबिंबों की संख्या जो हो जाएगी वो n-1 यानी 5-1 यानी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस, लेकिन अगर 72 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आप लोगों को, ये 72 डिग्री ही है, लेकिन वस्तु को यहां रख दिए, सममित में नहीं रख दिए, अलग रख दिए, तो यहां प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलिए। असममित में प्रतिबिंबों की संख्या n ही रह जाती है, और n यहां 5 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 ही आ जाएगा। यस, यानी कुल मिला के समझ में आ रही है बात कि अगर इवन है यानी सम संख्या में है 360 बटा में थीटा, तो चाहे सममित हो चाहे असममित हो n-1 होगा प्रतिबिंबों की संख्या। लेकिन अगर विषम हो गया ये 360 बटा थीटा, तो दो केस है, अगर सममित होगा तो n-1 करेंगे, और असममित यानी एसिमेट्रिकल होगा तो n ही रह जाएगा। इसको नोट डाउन कर